हेलो एवरीवन, बैटन अकेडमी कांगड़ा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज आज पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर कंप्लीट करे हुए हैं पॉलिटी के, तो आप उनको एक बार जरूर देख लेना। और आज हम नेक्स्ट लेक्चर कौन सा लेके आए हैं, टाइप्स ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट में, संसद में बिल के प्रकार। देखो संसद में किस तरह के बिल आपके पेश किए जाते हैं, कौन कौन से बिल पेश किए जाते हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बिल होते क्या है। बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिल को बोलते हैं हिंदी में विधेयक। तो आपको पता होना चाहिए बिल। मान लो बिल एक आपका क्या है, एक प्रपोजल है। क्या है ये? क्या आपका प्रपोजल है, ठीक है। और उस प्रपोजल पे डिस्कशन कर दी, क्या कर दी? डिस्कशन कर दी। तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाता है क्या बन जाता है? वो एक मोशन बन जाता है। फिर उसके बाद जो भी है एक सदन से दूसरे सदन जाएगा। फिर लास्ट में पता है आपको प्रेसिडेंट की यस और नो। फिर उसके बाद वो एक बिल क्या बन जाता है? एक एक्ट बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। तो बोलने की बात ये होगी बिल क्या एक प्रपोजल है। फिर उसके ऊपर मान लो एक बिल एक प्रपोजल है, उसके ऊपर डिस्कशन कर दी, तो वो एक क्या बन गया? एक मोशन बन गया। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको पॉलिटी के कुछ लेक्चर दे दिए और मैंने आपको प्रपोजल दिया कि नेक्स्ट लेक्चर कौन सा पढ़ाना है, ठीक है। फिर आपने उसके ऊपर डिस्कशन कर दी। आपने मुझे बताया हाँ सर ये वाला लेक्चर पढ़ा दो, तो आपने क्या कर दिया? उस पर डिस्कशन कर दी, तो वो एक क्या बन गया? मोशन बन गया। फिर उसके बाद जो भी है बिल आपका लोकसभा राज्यसभा कहीं भी जाता है, फिर प्रेसिडेंट की यस और नो, फिर यस कर दी, तो वो एक क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। तो ये क्या होता है? एक बिल होता है, ठीक है। अब देखो बिल हम आज पढ़ेंगे फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल मतलब धन जो भी होते हैं आपके वित्तीय विधेयक जो भी है, हिंदी में वो क्या बोलते हैं? इनको वित्तीय विधेयक। आज हम वित्तीय विधेयक में पढ़ेंगे। और फिजिकल मैटर फाइनेंशियल बिल में क्या लिखा जाता है? फाइनेंशियल बिल में जो भी होते हैं फिजिकल मैटर्स, मतलब फिजिकल मैटर बोलने का मतलब ये हो गया जितने भी गवर्नमेंट के राजकोषीय जो भी मामले होते हैं, राजकोषीय मामले का मतलब फिजिकल मैटर का क्या मतलब होता है? जितने भी गवर्नमेंट के क्या होते हैं? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, खर्चे, जितने भी गवर्नमेंट के राजस्व और खर्चे सारे के सारे किसमें लिखे जाते हैं? फाइनेंशियल बिल में लिखे जाते हैं। अब फाइनेंशियल बिल कितने प्रकार के होते हैं? मेन जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक मनी बिल होता है, दूसरा फाइनेंशियल बिल 1 और थर्ड होता है फाइनेंशियल बिल 2। अब देखो धन विधेयक 1 आपका, फिर ये आ गया वित्तीय विधेयक 1 और आपका वित्तीय विधेयक 2। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनके आर्टिकल काफी बार पूछे गए हैं। तो जो आपका मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, इसका आर्टिकल कितना होता है? इसका आर्टिकल होता है 110 110। इसका मनी बिल का आर्टिकल होता है 110 होता है। और आपका जो फाइनेंस बिल 1 इसका आर्टिकल होता है 117 1 क्लॉज 1। फाइनेंस बिल 1 का आर्टिकल होता है 117 1। और जो आपका फाइनेंस बिल 2 होता है इसका आर्टिकल होता है 117 3। ओके, तो इन आर्टिकल को देख लेना। फाइनेंस बिल का होता है 117 1 और फाइनेंस बिल 2 जो होता है इसका आर्टिकल होता है 117 3। अब देखो आपको बताया हुआ एक सदन से दूसरे सदन, फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये 2 बिल जो होते हैं, एक आपका मनी बिल, दूसरा फाइनेंस बिल, ये दोनों के दोनों कहां आते हैं? ये आपके लोकसभा में आते हैं। बोथ आर मतलब प्रेजेंट कहां पे किए जाते हैं? पहले तो ये लोकसभा में प्रेजेंट किए जाते हैं। और जो फाइनेंस बिल जो होता है ये किसी भी सदन में आ सकता है, बोथ हाउस, आइदर हाउस, किसी भी सदन में आ सकता है। तो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में आ सकता है। पर ये 2 पहले बिल जो होते हैं, एक जो होता है मनी बिल जो होता है, दूसरा फाइनेंस बिल 1 जो होता है, ये सिर्फ ओनली लोकसभा में ही आते हैं, राज्यसभा में नहीं आ सकते हैं। अब देखो अब इनको हम डिटेल में बारी एक एक करके हम इनको कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट है आपका मनी बिल धन विधेयक जिसको हम बोलते हैं। अब इसका आर्टिकल मैंने बता दिया, इसका आर्टिकल कितना होता है? 110 होता है। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको मनी बिल में लिखा क्या जाता है, क्या क्या इसमें कौन कौन से खर्चे जोड़े जाते हैं गवर्नमेंट के, क्या क्या लिखा जाता है, मतलब कौन कौन से इसमें खर्चे ऐड किए जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें किया जाता है जितने भी आपके टैक्सेस जो भी है, जितने भी आपके टैक्स हैं, जो भी आपके टैक्स लगा जाता है, कोई भी टैक्स आपका इम्पोज करा जा रहा है, कोई भी टैक्स आपका इम्पोज मतलब बढ़ाया जा रहा है, या फिर
क्या करा जा रहा है, डिडक्शन की जा रही है, किसी भी मतलब बोलने का मतलब किसी भी खर्चे को बढ़ाया जा रहा है या फिर खर्चे को क्या करा घटाया जा रहा है, या आप नया खर्चा कोई ऐड किया जा रहा है, तो वो सारा का सारा किसमें लिखा जाता है, वो आपका मनी बिल में लिखा जाता है। और क्या लिखा जाता है इसमें, और लिखा जाता है सैलरीज ऑफ मिनिस्टर। जितने भी आपके मिनिस्टर हैं उनकी सैलरीज किस में लिखी जाती है, मनी बिल में लिखी जाती है। ओके, और क्या लिखा जाता है इसमें, लोन्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब लोन लेके रखे हैं उसका सारा का सारा इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट जो बन रहा है, इंटरेस्ट की सारी पेमेंट किस में लिखी जाती है, मनी बिल में लिखी जाती है। और क्या लिखा जाता है इसमें, और क्या लिखा जाता है इसमें लिखा जाता है एक्सपेंडिचर ऑन कस्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी संविधान के ऊपर संविधान की देख रेख में जो भी खर्चा आएगा, वो खर्चा कहाँ से निकलेगा, कहाँ से खर्चा निकलेगा, सारा का सारा मनी बिल से निकलेगा। ओके, तो ये सारा का सारा ये जो भी है 4-5 जो भी खर्चे होते हैं, ये सारे के सारे टैक्स हो गया, सैलरी हो गया मिनिस्टर के, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन ले रखे हैं, उनकी जो पेमेंट है, उनका इंटरेस्ट है, वो सारा मनी बिल से निकलता है। तो जितना भी जो संविधान की देख रेख में जितना भी खर्चा होगा वो सारा मनी बिल से निकलता है। ये जो भी है वो किसमें लिखा गया है, ये मनी बिल में लिखा गया है। ओके, अब देखो मनी बिल के बारे में हम कुछ थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका मनी बिल है, ये तो बता दिया मैंने, ये कहाँ पे आएगा, ये आपका सिर्फ ओनली लोकसभा में आता है। पेश कहाँ पे किया जाता है, ये लोकसभा पेश किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो मनी बिल जो होता है ये 14 दिन के अंदर क्या हो जाना चाहिए, पास होना चाहिए। 14 डेज के अंदर पास हो जाना चाहिए, दोनों सदनों से आगे प्रेसिडेंट के पास हो जाना चाहिए। ओके, अब देखो लोकसभा तो ये पेश हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको लाने के लिए किसकी परमिशन चाहिए होती है, किसकी परमिशन मांगते हैं सदन जो होता है, तो परमिशन किसकी चाहिए होती है इसको सदन में लाने के लिए, लोकसभा में तो प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है। ओके, जो मनी बिल जो होता है इसको सदन में लाने के लिए किसकी परमिशन चाहिए होती है, 14 दिन में तो ये क्या पास हो जाना चाहिए, ठीक है। और परमिशन किसकी चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है, तो ही आपका मनी बिल आपका लोकसभा में आएगा, ठीक है। और एक बात और, इसमें क्या होता है, मान लो आप कोई आपका बिल उठ रहा है, ठीक है, ये आपके 2 बिल हैं आपके, ठीक है, एक बिल ये आ गया, दूसरा बिल आ गया, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, तो ऑर्डिनरी बिल है, साधारण भी देगा, ठीक है। ये भी बिल आपका, ये भी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है ये दोनों के दोनों, ठीक है। अब जो आपका बिल जो होता है उस पर कभी भी स्पीकर के साइन नहीं होते हैं, किसी भी बिल पे स्पीकर के साइन नहीं होते हैं, ठीक है। अगर जिस बिल के ऊपर स्पीकर के साइन हो गए, यहाँ पे मान लो स्पीकर ने साइन कर दिए, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, मनी बिल बन जाएगा। बोलने का मतलब ये हो गया, मनी बिल पे क्या होते हैं, स्पीकर के साइन क्या होते हैं, मस्ट होते हैं। जो आपका लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर के क्या होते हैं, साइन मस्ट होते हैं, जरूरी होते हैं, तो ही वो क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। बाकी और अदर बिल्स होते हैं उसमें लोकसभा स्पीकर के साइन नहीं होते हैं। फिर उसके बाद अगर लोकसभा स्पीकर ने साइन कर दिए तो फिर वो बिल कहाँ पे आएगा, फिर आपका बिल आता है वो लोकसभा में। तो देखो लोकसभा में इसकी 2 कंडीशनें बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कंडीशनें बन जाती हैं। मान लो आपका इसमें क्या होता है, कंडीशन फर्स्ट या इसको केस फर्स्ट लेके चलते हैं हम। पहले में क्या मानता है, मान लो आपका बिल आपका लोकसभा में आया, ठीक है, जैसे परमिशनें वगैरह मिल गई, 14 दिन के अंदर पास हुई, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहली कंडीशन बनती है आपका बिल लोकसभा में आया, ठीक है। फिर आपका बिल कहाँ पे जाता है, बिल आपका राज्यसभा में जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस मेजोरिटी से पास होगा बिल, आपका बिल जो होगा वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, मनी बिल। देखो मनी बिल जो होते हैं, धन संबंधी कोई भी बिल जो होते हैं वो किस सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। सिंपल मेजोरिटी आपको पता ही है 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस वोटिंग, जितने बंदे आए होंगे उनकी वोटिंग, और फिर बिल आपका पास हो गया। अब हमने केस फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, आपका बिल आपका सदन जो आपका धन विधेयक मनी बिल आपका लोकसभा में है, ठीक है। लोकसभा ने जैसे ही कहाँ पे भेजा, फिर आप सिंपल मेजोरिटी से पास करके कहाँ पे भेजा, राज्यसभा में भेजा, ठीक है। अब राज्यसभा ने मान लो यहाँ पे कुछ अमेंड कर दिया, मतलब मनी बिल में कुछ इन्होंने क्या कर दिया, अमेंड कर दिया, मतलब चेंज कर दी, फिर आपका कहाँ पे भेज दिया इन्होंने वापस, फिर सदन में आएगा लोकसभा। तो यहाँ पे लोकसभा की अपनी मर्जी होती है कि उस जो भी इन्होंने राज्यसभा वालों ने चेंज करा उसको माने या ना माने। तो बोलने का ये मतलब हो गया कि राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं थी, नो पावर इन मनी बिल।
मनी बिल के बिहाफ से, मतलब मनी बिल में राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती, वो सिर्फ ओनली इस बिल को देखते हैं, बाकी चेंजिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें चेंजिंग कर भी दी तो वो फिर आगे किसकी मर्जी चलती है, लोकसभा की, उस चेंजिंग को, उस अमेंड को माने या ना माने। एक कंडीशन तो ये होगी। ओके, फिर आपका दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन मान लो हमने बात करी बिल क्या आपका 14 दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बिल आपका मान लो लोकसभा से पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से, बिल कहां से जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। मान लो राज्यसभा ने बिल 13 दिन अपने पास ही रख छोड़ा, ठीक है, 13 दिन अपने पास ही रख छोड़ा, तो बिल क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। प्रेसिडेंट के पास चला गया तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भी नो पावर, प्रेसिडेंट के पास भी कोई भी पावर नहीं होती है मनी बिल के अकॉर्डिंग। प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है, बोलने का मतलब प्रेसिडेंट कोई भी इसमें वीटो यूज नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट को ये क्या बिल आपका पास करना ही पड़ेगा। तो बोलने का मतलब ये हो गया मनी बिल में ना तो राज्यसभा की पास कोई पावर होती है, ना ही प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, सिर्फ ओनली लोकसभा के पास होती है। वो इस बिल को बनाता है और इसको आगे पास करता है। 13 दिन में 14 दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए। फिर आगे प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती, प्रेसिडेंट को ये बिल क्या पास करना पड़ता है। ये आपकी सारी की सारी किसकी आ गई, मनी बिल की जो भी इसकी कंडीशनें हैं वो इसमें आ गई। प्रेसिडेंट भी इसमें वीटो कोई पावर नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को भी आप ये बिल पास करना ही पड़ता है। अब देखो मान लो मैंने यहाँ बात करी प्रेसिडेंट इस पे वीटो यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखो प्रेसिडेंट जो है वीटो कहाँ कहाँ यूज, जो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, वीटो पावर कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं अपनी वीटो पावर। तो देखो नॉट यूज, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, जो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है कहाँ कहाँ किस किस बिल में अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे तो प्रेसिडेंट हर एक बिल में अपनी वीटो पावर यूज कर सकते हैं। वीटो पावर मैंने पढ़ाई ही पहले, आप इससे पहले प्रेसिडेंट लेक्चर देखना ना, वहाँ कंप्लीट डिटेल में पढ़ाई हुई है। ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ लें प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक तो आ गया मनी बिल, मनी बिल में हम प्रेसिडेंट वीटो पावर यूज नहीं कर सकते। दूसरा आ गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगर संविधान में हम कुछ चेंजिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे भी प्रेसिडेंट की कोई वीटो यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताया होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना चाहते हैं तो किस मेजोरिटी से बिल पास होगा, वो होगा 2/3, मतलब स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से आपकी सदन में बिल पास होगा, दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, और साथ में और क्या होता है, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट मतलब स्टेट की भी मंजूरी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। बोलने का तो 50% +1 स्टेट की मंजूरी चाहिए थी, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंड कर सकते हैं। तो मतलब ये बड़ा मुश्किल हो सकता है। ये दो हो गए। और अगर मान लो और कौन सा होता है तो आपका ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग में भी प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग में मैंने पढ़ाई हुई है कि ज्वाइंट सिटिंग कब यूज, मतलब कब इसको यूज करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग कब होती है, ये मैं सब कुछ पढ़ाया हुआ, आप पहले देख लेना। आज हम बिल कर रहे हैं तो आज हम प्रेसिडेंट आपकी वीटो कहाँ यूज नहीं कर सकता है, एक मनी बिल, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंड कर रहे हैं तो भी प्रेसिडेंट की वीटो यूज नहीं कर सकते हैं, पावर नहीं होती है। थर्ड आपका ज्वाइंट सिटिंग में प्रेसिडेंट की कोई पावर नहीं चलती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया फाइनेंस बिल 1, जिसका आर्टिकल है कितना है, इसका आर्टिकल 117(1), मतलब आर्टिकल 117(1). ओके, अब ये बिल आपका कहाँ पे आएगा, ये भी बिल आपका लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में नहीं आता ये बिल। सारा ये बिल कहाँ पे आता है, लोकसभा में आता है। ओके, अब इसमें हमने पढ़ा हुआ है मनी बिल जो होता है उसमें जो स्पीकर के साइन के होते हैं जरूरी होते हैं, पर यहाँ पे स्पीकर के साइन होना जरूरी नहीं है। स्पीकर साइन नॉट मस्ट, स्पीकर के साइन जरूरी यहाँ पे नहीं है, मतलब बिल आपका बिना स्पीकर के साइन से भी चल पड़ेगा। ओके, और इसमें लिखा क्या होता है, डील के करी जाती है इसमें फाइनेंस बिल में। क्या क्या लिखा जाता है फाइनेंस बिल 1 में, तो इसमें क्या क्या लिखा जाता है, जो भी आपके खर्चे आर्टिकल 110 में लिखे जाते हैं वो तो इसमें लिखे जाते हैं, पर साथ में और क्या इसमें ऐड किया जाता है, जो भी आपके खर्चे, जो आमतौर पर जो भी आपके खर्चे होते हैं वो इसमें ऐड किए जाते हैं। मतलब बोलने का मतलब जनरल लेजिस्लेशन, जो आमतौर पे आपके जो भी खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी खर्चे होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, वो फाइनेंस बिल 1 में लिखे जाते हैं। आर्टिकल 110 में जो भी खर्चे हैं वो तो इंक्लूड होंगे, पर साथ में जनरल लेजिस्लेशन के जो भी आमतौर पे जो खर्चे होते हैं वो इसमें जोड़े जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपका जीएसटी बिल, ये आपका कौन सा आ गया, फाइनेंस बिल 1 है। देखो जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ये आपका एक तरह के, इसको क्या बोलते हैं, एक आपका टैक्स भी है
ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, टैक्स क्या कर रहे हैं, एक आपका मतलब टैक्स आपके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, और साथ में ये एक आपका लॉ भी है, कानून भी है, वो उसको क्या कर रहे हैं, लोगों पे इनेक्ट कर रहे हैं, थोप रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, सॉरी थोपने लगा रहे हैं। तो ये इस तरह से हो गया, एक जनरल लेजिस्लेशन आ गया जीएसटी बिल। तो ये आपके इसमें करे जाते हैं, ठीक है, ओके। अब इसको देखो, यहाँ पर देख लेते हैं फाइनेंस बिल किस तरह से सदन में आता है, किसकी किसकी पावर होती है, किस किसकी पावर नहीं होती है, पावर काफी बार पूछी जाती है। देखो सबसे पहले तो ये बिल किस सदन में आएगा, लोकसभा में आएगा, ओके। अब देखो लोकसभा से बिल आपका पास होके फिर कहाँ पे जाएगा, देखो सारे के सारे बिल जो होते हैं सिंपल मेजोरिटी से पास होंगे। फाइनेंस बिल जो होते हैं सारे के सारे, धन संबंधी कोई भी बिल होगा वो सिर्फ ओनली सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके। जो बंदे आए हुए हैं, ठीक है, उनकी वोटिंग हो गई, आपका बिल पास हो गया। अब बिल आपका लोकसभा में आता है, ओके। अब लोकसभा से पास हो गया तो फिर कहाँ पे जाएगा, ये राज्यसभा में जाएगा। देखो मनी बिल जो था उसमें केस में क्या था, राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं थी, मतलब राज्यसभा वहां पे सिर्फ ओनली मनी बिल को सिर्फ वो क्या उस बिल को देख ही सकता था, बाकी कुछ नहीं कर सकता था। पर यहाँ पे फाइनेंस बिल में राज्यसभा, यहाँ पे क्या, राज्यसभा के पास पूरी की पूरी पावर है, वो उसको अमेंड भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है मनी बिल को। बोलने का मतलब राज्यसभा के पास यहाँ पे पावर पूरी की पूरी है, ओके। और नेक्स्ट फिर कहाँ पे चला गया, फिर आपका प्रेसिडेंट के पास चला गया। तो देखो प्रेसिडेंट के पास भी यहाँ पे फुल पावर होती है, मतलब बोलने का मतलब प्रेसिडेंट के पास कौन सी बिल हो, कौन सी पावर है, बिल की यूज, वो वीटो पावर होती है। तो बोलने का मतलब ये हो गया, प्रेसिडेंट फाइनेंस बिल बन में अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है, ओके। तो ये किसके केस हो गया, फाइनेंस बिल बन का ये केस हो गया, मतलब लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा चाहे तो इसमें अमेंड कर सकती है। बोलने का मतलब राज्यसभा के पास पावर होती है, फिर आगे प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट इसमें वीटो अपनी यूज कर सकता है, ओके। तो ये आपका फाइनेंस बिल बन में हो गया। अब नेक्स्ट है आपका फाइनेंस बिल 2, जिसका आर्टिकल है 117(3), ओके। सबसे पहले आर्टिकल देख लिया। अब ये बिल कौन से सदन में आएगा, तो ये मैंने बता दिया पहले ही, ये आपका आइदर हाउस, किसी भी सदन में आपका बिल उठ सकता है, आइदर लोकसभा आइदर राज्यसभा, किसी भी सदन में ये बिल उठ सकता है। कोई स्पीकर के साइन जरूरी नहीं होते हैं, परमिशन प्रेसिडेंट कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा बिल आपका किसी भी सदन में उठ सकता है। अब देखो इसमें डील के खर्चा कौन सा लिखा जाता है, डील मतलब कौन से खर्चे इसमें लिखे जाते हैं। इसमें जो भी खर्चे आपके 110 वाले या मनी फाइनेंस बिल वाले वो तो इंक्लूड नहीं होंगे, तो इसमें इंक्लूड कौन सा होगा, तो इसमें सिर्फ ओनली जो भी आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बिहाफ से होंगे, जो भी भारत संचित निधि में जो भी खर्चे होंगे वो फाइनेंस बिल में बन में लिखे जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो भी आपके प्रेसिडेंट की क्या होती है सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरीज, जो भी अलाउंस वगैरह होते हैं, जो भी सारे के सारे किसमें लिखे जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में लिखे जाते हैं। तो ये किस में लिखे जाते हैं, फाइनेंस बिल में लिखे जाते हैं, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मान लो लोकसभा में आया, हम लेके चलते हैं, अब वैसे तो आज किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में है, यहाँ पे राज्यसभा के पास यहाँ पे फुल पावर होती है, और फिर प्रेसिडेंट के भी पास भी फुल पावर होती है, वीटो यूज कर सकते हैं। पर इस केस में एक चीज और ऐड हो जाती है, इस फाइनेंस बिल 2 के, अगर मान लो सदन में फाइनेंस बिल 2 आया तो इस केस में आपकी ज्वाइंट सीटिंग भी हो जाती है इस सदन में, इस बिल के ऊपर ज्वाइंट सीटिंग। पहले आपके 2 बिल में ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती थी, पर फाइनेंस बिल 2 जो है इसमें ज्वाइंट सीटिंग का भी केस देखने को मिलता है। ज्वाइंट सीटिंग मैंने समझाई हुई आपकी किस तरह से ज्वाइंट सीटिंग होती है, पहले वाले लेक्चर में देख लेना। तो ये सारे के सारे आपके फाइनेंस बिल 1, 2, 3 इनको मैंने बता दिया। फाइनेंस बिल जब मनी बिल है, मनी बिल आपके सिर्फ ओनली इसमें एक बार फिर हम रिपीट करके देख लेते हैं। जो आपका मनी बिल है, मनी बिल आपका ओनली लोकसभा में आता है, इसको लाने के लिए परमिशन चाहिए थी प्रेसिडेंट की, 14 दिन के अंदर वो क्या पास हो जाना चाहिए, ओके। फिर उसमें क्या होता है, जो आपके स्पीकर और लोकसभा है उनके स्पीकर साइन होना जरूरी है। फिर आपका लोकसभा में जाता है, सारी की सारी आपका पावर किसके पास होती है, लोकसभा की होती है, ना ही राज्यसभा के पास पावर होती है, ना ही प्रेसिडेंट के पास होती है। और वो बिल जो 14 दिन के अंदर क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। ये आपका मनी बिल है। और डील क्या क्या होता है इसमें, खर्चा मैंने बता दिया, जितने आपके टैक्स, सैलरी, जो भी गवर्नमेंट ने लोन ले रखे हैं,
जो भी संविधान के ऊपर जो भी खर्चा वगैरह आएगा वो सारा का सारा किसमें लिखा था, मनी बिल। फाइनेंस बिल में क्या है, फाइनेंस बिल में स्पीकर वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लोकसभा में बिल आता है, ठीक है। इसमें खर्चे कौन कौन से लिखे जाते हैं, 110 के जो भी खर्चे वो तो ऐड होंगे, पर जनरल लेजिस्लेशन मतलब जो भी गवर्नमेंट के जो आमतौर पे जो खर्चे होते हैं, जैसे जीएसटी बिल मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। एक आपका टैक्स तो साथ साथ में टैक्स लग रहा था, पर साथ में एक कानून बन के वो भी आपके ऊपर इनेक्ट किया जा रहा था, तो ये किसमें जो लिखा जाता है, फाइनेंस बिल 1 में लिखा जाता है। और बिल किस तरह से आता है, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा, राज्यसभा के पास पूरी पावर है, इसको अमेंड कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट भी इसमें क्या वीटो यूज कर सकते हैं। ये आपका फाइनेंस बिल फर्स्ट हो गया। फाइनेंस बिल 2 में क्या लिखा गया, फाइनेंस बिल दोनों सदन में आ सकता है, आइदर राज्यसभा आइदर लोकसभा। यहाँ पे राज्यसभा के पास पूरी पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है, ओके। और इस केस में आपका फाइनेंस बिल सेकंड के केस में ज्वाइंट सिटिंग भी देखने को मिलती है। अगर कभी कभार हो जाए ज्वाइंट सिटिंग, तो ज्वाइंट सिटिंग भी आपकी देखने को मिलती है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपकी सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में दिया गया एक्सेस ग्रांट। मान लो आप गवर्नमेंट जो रनिंग गवर्नमेंट चली हुई है, ठीक है, उसका जो भी खर्चा दिया हुआ, साल का जो भी खर्चा दिया हुआ था, मतलब बजट के हिसाब से जो भी बजट चला हुआ उस हिसाब से गवर्नमेंट का रनिंग गवर्नमेंट है, उसका जो खर्चा दिया हुआ था, मतलब उनका खर्चा क्या एक्सपेंडिचर से खर्चा क्या हो गया, उनका ज़्यादा हो गया, ओके। तो बोलने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, गवर्नमेंट का खर्चा जो भी इनको खर्चा दिया गया उससे क्या उनका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सेस में हो गया भाई, ज़्यादा में हो गया एक्सेस, ठीक है, एक्स्ट्रा में हो गया। बोलने का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो अगर खर्चा ज़्यादा हो गया तो फिर क्या, फिर आपका बिल उठेगा, बिल आपका पार्लियामेंट में उठेगा, और इस तरह से मतलब गवर्नमेंट को, जो रनिंग गवर्नमेंट है उसको पैसा मिल सकता है। पर इस बिल को, एक इंपॉर्टेंट बात है, इस बिल को पेश कौन करेगा संसद में, तो इस बिल को पेश करने वाले दो पर्सन होते हैं, या तो फिर मिनिस्टर ऑफ रेलवे होता है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे इसको पेश कर सकता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, पर इसको पेश करने वाला कौन है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे है, या फिर और फाइनेंस मिनिस्टर। वो दो ही पर्सन इस सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए एक बिल उठा सकते हैं और इसको संसद में पेश कर सकते हैं। ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट, मतलब गवर्नमेंट का वो खर्चा और चाहिए, मतलब खर्चा उनका खत्म हो गया, गवर्नमेंट को और खर्चा चाहिए, तो आपका बिल पार्लियामेंट उठेगा और उसको बिल को पेश कौन करेगा, रेलवे मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट दी गई गवर्नमेंट को, ओके। नेक्स्ट आपका फंड्स, फंड्स ऑफ इंडिया, जो भी आपके फंड्स होते हैं। अब देखो 3 तरह के फंड्स होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब भारतीय संचित निधि, दूसरा हो गया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, मतलब पब्लिक अकाउंट मतलब सार्वजनिक अकाउंट जो भी होते हैं गवर्नमेंट के, मतलब सार्वजनिक अकाउंट हो गए, दूसरा कंटीजेंसी फंड मतलब आकस्मिकता निधि। अब देखो सबसे पहले तो उनका आर्टिकल पता होना चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के आर्टिकल कितने कितने हैं, इनके आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो इसका आर्टिकल होता है 266, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल 266 होता है। पब्लिक अकाउंट का कितना होता है 262, और कंटीजेंसी फंड का होता है 267। आर्टिकल 267 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी बार पूछे गए हैं, ओके। अब देखो कंसोलिडेटेड फंड में कौन से फंड लिखे जाते हैं, मतलब कहाँ कौन सा गवर्नमेंट का कौन सा, कैसे पैसे निकाले जाते हैं इस फंड से। तो कौन से पैसे निकाले जाते हैं, जितने भी आपके गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, बोलने का मतलब ये होगा गवर्नमेंट के जितने भी राजस्व और व्यय है सारे के सारे किससे निकाले जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड में निकाले जाते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है। और आपको लास्ट में पता है ये बिल आपके कहाँ पे पास होंगे, बिल आपका पार्लियामेंट में ही पास होता है। तो ये आपके कंसोलिडेटेड फंड हो गया, जितने गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, बोलने का मतलब ये हो गया सार्वजनिक जो भी होते हैं, सार्वजनिक खर्चे जो भी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कभी पार्लियामेंट में ये अकाउंट जैसे खर्चे कौन से खर्चे लिखे जाते हैं, इसमें कौन से खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के जो हम करते हैं। तो देखो जितने आपके बैंक अकाउंट होंगे गवर्नमेंट के, जितने भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, या फिर पीएफ हो गए, जुडिशियल डिपॉजिट हो गए, ये सारे पब्लिक अकाउंट में आते हैं। बोलने का मतलब ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो कौन से अकाउंट होते हैं। मान लो आप कोई भी खर्चा कर रहे हो, ठीक है, आप सीधा
गवर्नमेंट ऑफ खर्चा वो किसके बिहाफ से हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से हो रहा है। और सीधा सीधा आपका खर्चा जो कर रहे हैं वो सीधा सीधा एक गवर्नमेंट का एक अकाउंट बना होता है, सीधा का खर्चा आप मतलब खर्चा सीधा किसके अकाउंट में डाल रहे हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल रहे हैं। यहाँ पार्लियामेंट का कोई लेना देना होता है, सीधा सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके कौन से हो गए, नोटरी वगैरह हो गए, रजिस्ट्री नोटरी हो गई, नोटरी हो गई, रजिस्ट्री हो गई। तो ये सीधे सीधे आपको पता है बैंक का अकाउंट बना होता है, ठीक है। सीधा 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 जो भी आप पैसे डिपॉजिट करते हैं सीधे बैंक अकाउंट में जाते हैं। और बैंक अकाउंट किसका होता है, वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। बोलने का मतलब ये खर्चे किसके बिहाफ से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से होते हैं। सारे के सारे खर्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से होते हैं। और यहाँ पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं होती है, नो पावर। मतलब बोलने का मतलब ये हो गया सीधे सीधे पैसे जाएंगे किसके अकाउंट में जाएंगे, गवर्नमेंट का एक अकाउंट बना होता है, सारे के सारे उस अकाउंट में जाते हैं। तो तभी तो इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, सार्वजनिक अकाउंट भारत के मतलब सार्वजनिक अकाउंट। नेक्स्ट आपका कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी फंड आकस्मिकता निधि। तो इसमें क्या होता है, मान लो आपके देश में क्या पड़ गया, कोई इमरजेंसी पड़ गई, मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई आपके, मान लो बाहर वॉर लग पड़ी, कहाँ फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपका कौन सा, मान लो इस फंड में आपके पैसे खत्म हो गए हैं, ठीक है, तो सारा का सारा फिर आपका कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी इस फंड का आपका पैसा यूज होता है, ठीक है। मतलब इस फंड को कब यूज करते हैं, जब आपके देश में क्या इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए, मतलब मान लो इमरजेंसी सिचुएशन आपके देश में, वार आ गया, फ्लड आ गया, कोई भी आपकी सिचुएशन बन गई, और इसमें सारी की सारी पावर किसके पास होती है, सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। मतलब सारा का सारा पैसा किसके पास होता है, ये प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट के एक सिग्नेचर की जरूरत होती है, और फिर आपका सारा का सारा जो भी इस फंड में जितना पैसा होगा वो सारा का सारा उसके लिए वो एलोकेट हो जाएगा। ओके, और इसमें कितने पैसा डिपॉजिट होता है, इसमें होता है 500 करोड़। पहले इसमें 400 करोड़ होता था, अब कितना कर दिया है, 500 करोड़ कर दिया है। तो ये सारे के सारे फंड्स आपके इंडिया के फंड हैं, कंसोलिडेटेड फंड। इसमें क्या लिखा गया है, जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे और एक्सपेंडिचर है ये किस में लिखे गए हैं, कंसोलिडेटेड फंड में लिखे गए हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जितने भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से खर्चे करते हैं और सीधे सीधे गवर्नमेंट के इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी बैंक अकाउंट बनाए होते हैं आपको पता होगा किस तरह से आप डालते हैं, ठीक है। आप किसी तरह से मान लो आप कोई रजिस्ट्री कर ले, नोटरी में आ गए हैं, किसी को कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे सारे किस में जाते हैं, पब्लिक अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पार्लियामेंट की कोई पावर नहीं होती है। और कॉन्टीजेंसी फंड ये कब यूज होता है, जब आपके देश में इमरजेंसी पड़ गई हो, ठीक है। और ये सारी की सारी किसके पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। और इसमें कितने पैसा डिपॉजिट होता है, 500 करोड़ पैसा इसमें डिपॉजिट होता है। ओके, तो ये आपकी आ गई फंड्स ऑफ इंडिया। ओके ओके, थैंक यू। हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी लेके आएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।